जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। चलिए, तो पहला प्रश्न कुछ यहाँ पर ऐसा है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किस हिंदी की बोली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी, है ना। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए, जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, इसमें 3 बोलियों को रखा गया है ना। रखने के लिए और भी रखे गए, लेकिन यहाँ पे जो फेमस है वो 3 है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 3 को रखा गया, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था छत्तीसगढ़ी, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए राजस्थानी हिंदी की अगर बात करेंगे तो राजस्थानी हिंदी में आपने देखा होगा पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, ऐसे रखा गया। पूर्वी राजस्थानी का मतलब है जयपुरी, है ना। पश्चिमी राजस्थानी का मतलब है मेवाड़ी, है ना, नहीं मारवाड़ी, ठीक है, माफ कीजिएगा, मारवाड़ी, है ना। उत्तरी राजस्थानी का मतलब है मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी का मतलब है मालवी, है ना। तो ये हो जाएगा। अब बात करेंगे पश्चिमी हिंदी। देखिए, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाओं को रखा गया। पश्चिमी हिंदी में आपका खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, इन सबको रखा गया है। हरियाणवी को जादू, देसाड़ी, बांगड़ू, ये सब भाषा भी कहा जाता है। अब बात करेंगे पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी में देखिए, पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें कुमायूनी, कुमायूनी और गढ़वाली, इन सब भाषाओं को स्थान दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे हमने सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कई जानकारी आपको मिली। अगर ज़रूरत पड़े तो आप साथ में पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। प्रश्न कुछ ऐसा है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए, अभी अभी यहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया पश्चिमी हिंदी, है ना। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आता है। देखिए, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, पश्चिमी हिंदी का ट्रिक है कब कब है ना। कब कब है, ये इसका ट्रिक है। देखिए, के फॉर कन्नौजी, है ना, बी फॉर बुंदेली, बुंदेली, फिर से क फॉर, ठीक है, देखिए खड़ी बोली, खड़ी बोली, और फिर से बी फॉर ब्रजभाषा, और यहाँ पर हरियाणवी, है ना, हरियाणवी। तो ये इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, इतनी खड़ी बोली के जो पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत ये 5 बोलियां आती हैं। अब इसमें देख लीजिए, बुंदेली, है ना, मिल रहे, ब्रजभाषा मिल रहे, कन्नौजी मिल रहे, है ना। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बघेली, है ना। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अभी आपने देखा था अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये किसके अंतर आता है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। आप चाहे तो इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए, आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए, अगले स्लाइड पे यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है ना। बिहारी हिंदी से कौन सी भाषा का संबंध नहीं है, किस बोली का संबंध नहीं है ना। अगर बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो देखिए, बिहारी हिंदी में आता है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां जो है ना, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत रखी गई, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो यहाँ पे मगही, मैथिली और भोजपुरी, देखिए मगही ये तो बिहारी से जुड़ा है, भोजपुरी भी जुड़ा है और मैथिली भी जुड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी भाषा जो है ये बिहारी हिंदी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए, भोजपुरी के बारे में एक याद रखिएगा, बिहार में शाहबाद, है ना, शाहबाद जिले का एक गाँव था भोजपुर, जिसके नाम पर भोजपुरी नाम पड़ा है, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। और इसका जो क्षेत्र है मुख्यतः बनारस हो गया, है ना, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, इस क्षेत्रों में बोला जाता है, बिहार के कुछ क्षेत्र में भी चलता है, ठीक। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। आपको ये बताना है कि जो पश्चिमी हिंदी है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी जो है ना, ये सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, ठीक। देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश की अगर बात करेंगे, सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी
और गुजराती, है ना, राजस्थानी हिंदी और साथ में गुजराती। इसकी जो उत्पत्ति हुई है पश्चिमी सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश, है ना। मागधी, देखिए मागधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो इससे पूर्वी हिंदी मतलब इसका विकास हुआ है, ये पटना के आसपास के क्षेत्रों में चलता है। महाराष्ट्र हिंदी, इससे मराठी भाषा का विकास हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी स्पष्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। यहाँ पे कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं, इन भाषाओं में से आपको देखना है किसका संबंध भारूपी परिवार से नहीं है। देखिए ये भारूपी परिवार के, अगर हम बात करेंगे भाषा परिवार, है ना, देखिए भाषा परिवार भी आपको विस्तृत तरीके से पढ़ाया गया। भाषा परिवार, देखिए कुछ भाषाओं में ना समानता होती है, अब जिनमें समानता होती है ना उसको एक परिवार में रखा जाता है जिसको भाषा परिवार कहते हैं। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में भारूपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसके बाद सीनो तिब्बत या फिर चीनी तिब्बत बोल लीजिएगा, चीनी तिब्बत या सीनो तिब्बत भाषा परिवार, है ना, ग्रेट अंडमानीज, ताई कड़ाई, इस तरीके की भाषा परिवार चलती है ना। देखिए जो भारूपी भाषा परिवार है उसमें अपने नॉर्थ इंडिया की ज़्यादातर भाषाओं को शामिल किया गया। अब यहाँ पे देखिए हिंदी, मराठी, गुजराती, ये तीनों जो है ना ये भारूपी भाषा परिवार की भाषा है। ये जो मलयालम आपको दिख रहा है, मलयालम भारूपी भाषा परिवार की भाषा नहीं है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो अगर ये भी आपसे पूछ ले कि मलयालम, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। इनके क्षेत्र की बात करेंगे तो तमिल का प्रयोग तमिलनाडु में ज़्यादा है, तेलुगु का प्रयोग आंध्र प्रदेश इधर इन क्षेत्रों में ज़्यादा है, तेलंगाना, है ना, कन्नड़ ये कर्नाटक की बोली है ना, मलयालम ये केरल की बोली है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? किससे मतलब यहाँ पे इनमें से किससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो देखिए देवनागरी लिपि की अगर विकास की बात करेंगे तो आपने देखा है जितनी भी लिपि हैं सबका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। तो ये सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि को माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई लिपि है ना। तो देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे ना, ब्राह्मी लिपि ऐसे दो तरीके से बटा था, है ना, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, है ना। देखिए यहाँ पे बी लिख दे रहा है, बी फॉर ब्राह्मी, है ना, यहाँ पे उत्तरी और यहाँ पे दक्षिणी, है ना। उत्तरी लिपि फिर से आगे कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ पे नागरी बना, है ना, और अलग अलग चीज़ें बनी। अब इसका वर्णन क्लास में किया गया, यहाँ पे नहीं कर रहे, है ना। दक्षिणी ये भी अलग अलग प्रकार से विभाजित हो गया, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि, और कई बार क्या होता है कि इसे देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी नाम दे दिया जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पे क्या क्या प्रश्न है देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। वाह क्या अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा, है ना। आपसे पूछा जा रहा है दीर्घ स्वर। देखिए जब स्वर का आपने वर्गीकरण किया था, है ना, स्वर का वर्गीकरण 3 बेसिस पे किया गया था। एक ह्रस्व स्वर था, दूसरा दीर्घ स्वर था, और तीसरा प्लुत स्वर था, है ना। आपने 3 तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया था, अ, ई, उ और री। ये 4 आपके थे जो ह्रस्व स्वर में आते थे। इसके बाद दीर्घ स्वर में कौन कौन आता था, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ए, औ, ए, ओ, ये मतलब ये सब आते थे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए अ ये ह्रस्व स्वर है, ई ये भी ह्रस्व स्वर है, उ ये भी ह्रस्व स्वर है। जब 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए तो चौथा अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल पाए, इसके लिए हम लोग एक एक ऑप्शन को खंगाल रहे हैं कि अगर कभी मान लीजिए बाई द वे आपको फाइनल आंसर नहीं भी पता होगा तो किस प्रकार से करेंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या रखा हुआ है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में मूर्धन्य स्वर है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ स्वर दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन सा स्वर मूर्धन्य होगा। मूर्धन्य कहने का मतलब ये है कि किसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा, ठीक। तो देखिए स्वरों की अगर बात करें ना, यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, अ, आ, है ना, इसका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ है, ई, है ना, ई, है ना, इसका उच्चारण स्थान तालु है, ठीक। इसके बाद देखिए उ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना। इसके बाद री ये मूर्धन्य। तो अभी हम लोग मूर्धन्य तक पहुंच गए हैं, तो फिर इसके बाद आगे नहीं देखते, है ना। तो देखिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तालव्य हो जाएगा, है ना। ये देखिए ई, ये ऊ कैसे बनता है, अ और ऊ से मिलके बनता है ना।
और ऊ से मिलकर बनता है, तो अ का मतलब है कंठ, है ना, और ऊ का मतलब है ओष्ठ, तो इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक, कंठोष्ठ। अब इसके बाद बचा खाली ए है, ए देखिए ए की बात करेंगे तो अ और ई से मिलकर बन रहा है, मतलब ये कंठ तालव्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप सबका उच्चारण स्थान भी स्पष्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पे आते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, ये तो ट्रिक आपको याद होगा, KTM 2, है ना, ये ट्रिक आपको पता होगा। जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन, अगर स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो इसका जो ट्रिक था वो ट्रिक था KTM 2। इसका मतलब क्या है? के फॉर कंठ किसके लिए आता था? क वर्ग के लिए, है ना, क वर्ग के लिए। टी फॉर तालु किसके लिए? आपका ट वर्ग के लिए, है ना, सॉरी च वर्ग के लिए, च वर्ग के लिए। एम फॉर मूर्धन्य ट वर्ग के लिए। डी फॉर दंत त वर्ग के लिए, और ओ फॉर ओष्ठ प वर्ग के लिए। अब ये वर्ग का मतलब आपको पता होगा, क में क ख ग घ अंग 5 आएगा, च में च छ ज झ इ, है ना, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न प फ ब भ म, है ना। आपसे पूछा है च वर्ग का उच्चारण स्थान, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान आपको क्या दिख रहा है? टी फॉर तालु, है ना, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, अब यहाँ से किसी का भी पूछता आप क्लियर कर लेते। अगला डेटा अंतस्थ व्यंजन क्या है? ठीक, चलिए यहाँ पे व्यंजन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके पास कुल 39 व्यंजन थे, 5 समूहों में बैठे थे, 5 या 4 बताइए, कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आंसर कमेंट कीजिए। देखिए 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और 2 क्या हो जाएगा? द्विगुण व्यंजन, है ना। तो स्पर्श व्यंजन में क से म तक आता था, अंतस्थ व्यंजन य र ल औ व, है ना, उष्म व्यंजन स ख स और ह, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और स्र, ये हो जाएगा, है ना। देखिए स्र, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेते, चलिए साइड में लिखते हैं स्र, है ना, और द्विगुण व्यंजन र और ढ़। ठीक, ये होता है। तो आपसे पूछा अंतस्थ व्यंजन कौन है? देख लीजिएगा य र ल व, हाँ देखिए य था, ये गलत हो गया, है ना, य था, ये भी गलत हो गया, य र ल व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपसे कभी उष्म संयुक्त कुछ भी पूछे आराम से आप कर लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे क्या दिया? अगले स्लाइड पे यहाँ से आपसे बोली का क्षेत्र पूछा जा रहा है। आपसे पूछा गया है ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र नहीं है ना, मतलब ब्रज भाषा किस क्षेत्रों में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा ब्रज भाषा के बारे में, है ना, ये अलीगढ़, बरेली, मथुरा, कासगंज, एटा, बदायूं, ये सब ब्रज भाषा का क्षेत्र है ना। यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी। जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर में ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है ना, खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। मेरठ, बरेली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे खड़ी बोली का क्षेत्र है ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसा ऑप्शन है ना, ऑप्शन के हिसाब से इन सभी ऑप्शन में सिर्फ मेरठ ऐसा है जहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, और बाकी इन सब क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में प्रयत्न के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का की ध्वनि है। मतलब प्रयत्न करने के आधार पर जब ल की बात करेंगे तो ल आपका पार्श्विक व्यंजन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला डेटा है चंद्र का प्रयोग किस भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। तो चंद्र के प्रयोग की बात करेंगे तो चंद्र का प्रयोग देखिए ये अंग्रेजी के शब्दों के साथ किया जाता है। इसका जो उच्चारण होता है ये ओ के जैसे होता है। ठीक, जैसे देखिए ऐसे लिखा रहेगा डॉक्टर, है ना, इसको आप डॉक्टर पढ़ेंगे, डॉक्टर, है ना, उच्चारण कुछ ऐसा रहेगा डॉक्टर, है ना, लेकिन ये लिखा ऐसे जाता है डॉक्टर, है ना। देखिए आपने कॉलेज, होटल, है ना, ये सब बोला होगा, तो यहाँ पे चंद्र का यूज किया जाता है। चलिए चंद्र अलग चीज है, चंद्र बिंदु अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पे, निम्नलिखित में किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जहाँ पे सही सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा क्या है, वह जो बोलता है ध्यान से सुनो। ठीक, यहाँ पे वह जो बोलता है ध्यान से सुनो, यहाँ पे लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मय का मार्क दिख रहा है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, नहीं दुख की बात है ना, तो ये गलत हो जाएगा, सही यूज नहीं है ना। अगला है क्या तुम्हारा भाई कल विद्यालय जाएगा। देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, सही है। ठीक, आगे के लिए और देख लेते हैं। इस देश के नवयुवकों को क्या हो गया। देखिए यहाँ पे क्या शब्द आ गया, क्या का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, है ना, ये भी गलत हो गया। अगला है अपने देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य, है ना, अपने देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए,
है ना, ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन है क्या तुम्हारा भाई कल विद्यालय जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि निम्नलिखित में विस्मय चिन्ह है ना। अब देखिए विस्मय चिन्ह का मतलब आपको सरप्राइज होगा, इसका चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाकी ये सब चिन्ह क्या है, देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये डैश है ना, इसके बाद ये तुल्यता सूचक है और ये आपका विस्मय चिन्ह है। ठीक, तो ये आज की क्लास रही हम लोगों की। इस क्लास में हम लोगों ने 15-16 क्वेश्चन डिस्कस किए है ना।